चलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, जुड़ जाएं सभी लोग 1-2 मिनट में। गुड इवनिंग। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की ये 3 क्लासें जो रखी हैं, ये इकोनॉमिक्स आप सभी जानते हैं कि आपकी जो सिलेबस में है मुख्य परीक्षा में, उससे इतर ये क्लासें क्यों रखी? उससे इतर ये क्लासें इसलिए रखी थी क्योंकि देखो, जब आप सिलेबस से पढ़ेंगे तो फिर वहां बीच में आपको पढ़ाएंगे ये सब चीजें, तो आपको लगेगा यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है। पर इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये 3 क्लासें जो आज को मिलाकर ये जो 3 क्लास है, बीच बीच में ये शब्द आएंगे और फिर वहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा कि सिलेबस में बीच में फिर हम बाजार पढ़ाने लगे, मुद्रा पढ़ाने लगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ाने लगे, तो फिर वो सिलेबस से हट जाएगा। इसलिए ये 3-4 लेक्चर हमने इसलिए कर दिए हैं कि आपको कुछ शब्द जो बाद में आपके सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक में आएंगे तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना जाए। तो ये ना सिलेबस से हटकर है, इसलिए है कि सिलेबस की जो चीजें अब हम पढ़ेंगे मंडे से, उसमें ये चीजें आपके काम में आएंगी, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आपकी समझ में है तो टॉपिक को वो आसान बना देते हैं, ठीक है। चलो, आज हमारा टॉपिक है मुद्रा, मुद्रास्फीति और बाजार। ये 3 टॉपिक और देखना है, बाकी सब जितना इकोनॉमिक्स आता है आपके सिलेबस में है इस बार, ठीक है। ये 3-4-5 चीजें जो इस दिन से हमने पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस में नहीं थी पर कहीं ना कहीं आती हैं। सबसे पहले मुद्रा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बार बार हम लोग बात करेंगे कि भारतीय मुद्रा, ये मुद्रा, वो मुद्रा, ठीक है, इस तरीके की वैधानिक मुद्रा। तो मुद्रा किसे कहते हैं, आप सभी को मैंने बताया है कि भाई मुद्रा क्या है, वर्तमान समय में एक माध्यम है। मुद्रा क्या है? एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। ये माध्यम क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी जो जरूरतें हैं, जो हम वस्तुओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से पूरी करते हैं। आप कोई वस्तु या सेवा खरीदते हो, ठीक है, किसी वस्तु या सेवा का क्रय करते हो, कोई वस्तु या आप सेवा लेते हो। तो देखो, पहले ये संभव था क्योंकि हमारे जीवन में सीमित वस्तुओं और सीमित सेवाओं की आवश्यकता होती थी, तो हम लोग पहले क्या करते थे, वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा दे देते थे। पर वर्तमान समय में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि आपको सामने वाले की उपयोगी कोई वस्तु सेवा आपके पास हो। तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा, विनिमय कैसे होगा? तो जब किसी आप वस्तु सेवा को क्रय या विक्रय करते हो तो उसका माध्यम क्या होगा? तो उसका माध्यम कुछ तो होना चाहिए। तो किसी वस्तु या सेवा के क्रय विक्रय का माध्यम ही क्या है? मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा सिर्फ एक माध्यम है जो क्या करता है, वस्तु का क्रय विक्रय करता है, किसी की कीमत का आकलन करता है। तो ये तो माध्यम हो गया एक। दूसरा क्या करता है? ये माप करता है। क्या करता है? माप करता है। किसकी माप करता है? किसी की आपको कीमत मापनी हो तो किसके माध्यम से मापोगे आप? किसी का मूल्य मापना हो तो वो मुद्रा के रूप में आप किसी की माप करते हो, उसके मूल्य का। करते हो कि नहीं करते? तो इस तरीके से मुद्रा क्या है? माप का माध्यम है, क्रय विक्रय का माध्यम है, जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद कुछ मुद्रा के प्रकार हैं। देखो, वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा
वर्तमान समय में जो जिस मुद्रा में हम लोग लेन देन कर रहे होते हैं, हर एक देश की अपनी एक मुद्रा होती है जो वर्तमान समय में चल रही होती है। वर्तमान समय में जिस मुद्रा के माध्यम से हम लेन देन कर रहे होते हैं, वस्तु सेवा का क्रय विक्रय कर रहे होते हैं, उसको हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। तो भारत की वास्तविक मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। इसके बाद होती वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा उस मुद्रा को कहा जाता है जिसे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो भारत में कौन सी मुद्रा या लेन देन के किस माध्यम को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? अगर आप रुपए में लेन देन करते हो तो उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसके बाद होती ऐच्छिक मुद्रा। ठीक है, ऐच्छिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक मुद्रा का मतलब हुआ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको उस माध्यम में क्रय विक्रय करना है कि नहीं करना। पर वैधानिक मुद्रा में ये ऐसा नहीं होता। वैधानिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिस पर आप पर उसको स्वीकार करने की बाध्यता होती है। अगर कोई आपको रुपए दे रहा है तो आप उसको लेने से इनकार नहीं कर सकते हो। भारतीय रुपया में अगर मान के बात करें हम 1 रुपए के सिक्के की, तो 1 रुपए के सिक्के अधिकतम आप किसी व्यक्ति को 1000 सिक्के दे सकते हो। कितने? 1000 सिक्के। अगर वो लेने से मना करता है तो वो दंडनीय अपराध है। तो जब ऐसी मुद्रा को इस तरीके का अधिकार प्राप्त हो जाए कि उसको कोई लेने से मना ना कर पाए, लेने से मना करने पर दंडनीय अपराध हो, तो उसको बोलते हैं वैधानिक मुद्रा। और भारत में रुपए क्या है? वैधानिक मुद्रा है। अगर कोई रुपए लेने से मना करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा मतलब कोई ऐसा माध्यम हो रहा है क्रय विक्रय का, मुद्रा माध्यम है। समझना इस बात को, जिस भी वस्तु के या जो भी चीज आपके पास है जिससे आप क्रय विक्रय कर सकते हो, वो मुद्रा हो जाएगी। समझे आप इस बात को कि नहीं समझ रहे? अभी भी मुद्रा का बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझो इसको थोड़ा सा, दिमाग खोल। इसलिए बता रहा हूं कि जब मुद्रा आए तो मुद्रा में मतलब संकीर्ण मत हो जाना कि मुद्रा मतलब रुपए की बात हो रही है। मुद्रा का मतलब बड़ा है। मुद्रा एक माध्यम का काम करती है। आप किस भी चीज से क्रय विक्रय कर लो, वो आपकी मुद्रा हो जाएगी। ऐच्छिक मुद्रा में क्या होता है कि ऐसा कोई माध्यम हमने अपनाया जो सामने वाले को नहीं पसंद आया। हमने किसी से कहा चेक ले लो और हमको ये सेवा या वस्तु दे दो। उसने कहा मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। तो चेक एक समय के लिए मुद्रा है। क्यों? क्योंकि आप उसको देकर क्रय विक्रय कर सकते हो, तो उसको पत्र मुद्रा बोलते हैं। तो चेक भी क्या है? एक पत्र मुद्रा है कि नहीं है? है। घर के कागज स्टाम्प पेपर भी हमेशा क्या होते हैं? मुद्रा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको देकर गिरवी रखकर उधार ले लेते हो। तो कुछ ना कुछ लेने देने का अगर वो माध्यम बन जाए तो वो मुद्रा है। तो ऐच्छिक मुद्रा ऐसी चीजें होती हैं जिनको सामने वाला लेने के लिए बाध्य नहीं है, वो मना कर सकता है। इसीलिए आपने देखा है कि बहुत सारे लोग आपसे चेक लेने मना कर देते हैं। पैसा होता है, चेक भी लीगल है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो दंडनीय होता है, पर बहुत सारे लोग उसको लेने से मना कर देते, नहीं भैया चेक नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि वो ऐच्छिक मुद्रा है। उसको लेना नहीं लेना उस पर निर्भर करता है, लेने वाले पर। सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या है? सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह होता है कि जो भी मुद्रा आपको दी जा रही है वह सिर्फ संकेत है। ऐसा नहीं है कि आपको ये 5 रुपए का सिक्का दिया गया है। क्या दिया गया है? आपको 5 रुपए का ये सिक्का दिया है। ठीक है, तो ये 5 रुपए का मूल्य रखता हो कि आप इसको बाजार में बेचें, इस लोहे को जिससे भी वो बना है, जिस धातु से बना, वो 5 रुपए की हो। ऐसा नहीं है। जैसे आपको 10 रुपए का कागज दिया तो क्या वो कागज 10 रुपए का बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो वो अपने आप में क्या है? एक सांकेतिक मुद्रा, बस 10 रुपए आपको दिखा रही। ऐसा नहीं कि आप वो कागज इतना कीमती कि आप उसको ले जाएं तो वो 10 रुपए में बिक जाए, ऐसा नहीं है। आप किसी की नोट को क्या करना है, ऐसे लुगदी बना दो उसका पानी में डाल के, तो क्या वो उसी मूल्य का काम करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि वो सिर्फ सांकेतिक है। प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा में क्या होता है? वो सांकेतिक नहीं होता है। वो जिस मूल्य का बताया जाता है उस मूल्य पर उसको किसी से भी अदला बदली की जा सकती है। जैसे स्वर्ण मुद्रा है, चांदी की मुद्रा है, तो चांदी के सिक्के, स्वर्ण सिक्के जो होते हैं वो उसी मूल्य के होते हैं जितना मूल्य उस धातु का होता है। समझे आप इस बात को कि नहीं समझे अभी? तो प्रमाणिक मुद्राएं ऐसी मुद्राएं होती हैं जिस भी पदार्थ या धातु से वो बनाई जाती हैं, वह पदार्थ धातु उतने ही मूल्य का होता है।
इसीलिए उनको बोलते हैं प्रमाणिक मुद्राएं। प्लास्टिक मनी, आपके जो क्रेडिट कार्ड है, आपके जो एटीएम कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड है, ये सब क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहलाती है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है? प्लास्टिक मनी है या प्लास्टिक मुद्रा है। गर्म मुद्रा, हॉट मनी, ये क्या है? देखो, हॉट मनी या उड़नशील मुद्रा अलग अलग चीजें इस तरीके से जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो जैसे जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, जैसे कि डॉलर की क्या होती है? हमेशा डिमांड होती है, तो डॉलर क्या एक हॉट मनी है। तो ऐसी मुद्रा जिसकी बहुत ज्यादा क्या होती हो? डिमांड होती हो। अगर कोई स्वर्ण मुद्रा है तो उसकी डिमांड रहेगी हमेशा की नहीं, हर कोई लेने तैयार हो जाएगा, सबको उसकी जरूरत है। तो जिस भी मुद्रा की सबसे ज्यादा डिमांड होती है उसको हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है। डिमांड के आधार पर, मांग के आधार पर, जिसकी सबसे ज्यादा मांग हो, सब जगह स्वीकार्य हो, ठीक है, उसको। मुद्रास्फीति, अब इसको थोड़ा सा और इत्मीनान के साथ समझना, क्योंकि पूरे इकोनॉमिक्स में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, उत्पादन, ठीक है, आयात निर्यात का महंगा होना, बहुत सारी चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी आपकी। महंगाई क्लियर हो जाएगी, ठीक है, गरीबी क्लियर हो जाएगी, बेरोजगारी क्लियर हो जाएगी, आयात निर्यात क्लियर हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति क्लियर हो जाएगी, आपकी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी क्लियर हो जाएगा, लोगों की जेब खर्च क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ब्लैक मनी यहां क्लियर हो जाएगी। तो ये मुद्रास्फीति में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, ठीक है, और चीजों को सीखने की कोशिश करना। एक बार में समझ में ना आए तो उसको दोबारा समझना, ठीक है, पर कोशिश करना कि इसको अच्छे से समझो। चलो, मुद्रास्फीति अभी हमने देख लिया मुद्रा, ठीक है। अब समझो इसको, थोड़ा सा लेट चलेंगे इसमें, पर समझना इत्मीनान से, जब तक नहीं समझ में आए तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है। एक ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को कहते हैं सामान्य कीमत स्तर, ठीक है। क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं हम लोग सामान्य कीमत स्तर। यहां से प्री के भी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सामान्य कीमत स्तर इसको कहते हैं, इस लाइन को, ठीक है। और ऐसा मान के चलो कि आज की जो स्थिति है वो सामान्य कीमत स्तर है। क्या है? आज की जो स्थिति है वो सामान्य कीमत स्तर है यहां पर, ठीक है। चलो, यहां पर क्या है? यहां पर है सामान्य कीमत स्तर। कौन सा पेन ले लें? चलो व्हाइट से ही रखेंगे, ठीक है। यहां पर आज स्थिति यह है कि आपके पास है 10 रुपए। कितने रुपए हैं? आपके पास है 10 रुपए, और आप इस 10 रुपए में आज क्या कर रहे हो? 10 रुपए में आप 1 किलो, कितना? 1 किलो प्याज खरीद रहे हो, ठीक है। सही है, ठीक है। ऐसे मान लो आज सामान्य स्तर है, आज आप क्या कर रहे हो? 10 रुपए में 1 किलो प्याज खरीद रहे हो, यह सामान्य कीमत स्तर है, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसा होता नहीं हमेशा कि 10 रुपए में 1 किलो प्याज मिले। होता है क्या हमेशा? ऐसा नहीं होता। क्या क्या स्थिति बनती है इसमें? स्थिति यह बनती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 रुपए में कितनी प्याज मिलने लगती है? आधा किलो मिलने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 रुपए में सिर्फ 10 ग्राम प्याज मिलती है, 100 रुपए किलो हो जाती है, 100 ग्राम प्याज ही मिलती है। हो जाता कि नहीं होता? 100 रुपए किलो जब होती है तो 10 रुपए में 100 ग्राम ही प्याज आएगी ना। तो आप देखना कि यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती सामान्य कीमत स्तर की, 10 रुपए में आपको 1 किलो प्याज मिलती रहे। मिलना चाहिए भाई, क्योंकि 1 किलो प्याज का मूल्य अगर 10 रुपए है तो फिर 10 रुपए रहना चाहिए हमेशा, पर ऐसा नहीं होता। क्या होता है? कभी कभी होता है कि 10 रुपए में 1 किलो प्याज मिल रही हो, कभी कभी होता है 10 रुपए में आधा किलो मिल रही हो, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 10 रुपए में 100 ग्राम प्याज मिल रही हो, कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि 10 रुपए में आपको 5 किलो प्याज मिल रही हो, 2 रुपए किलो प्याज, ये भी स्थिति बनती है। तो ये कहां हो रहा है? ये सब घटनाएं घट रही हैं अर्थव्यवस्था में। और जब ये ऐसा हो रहा होता है, जब कोई प्याज 10 रुपए में आपको 1 किलो ना मिलके 100 ग्राम मिलता है, तब आप उसको कहते हैं महंगाई बढ़ गई।
और जब महंगाई बढ़ती है तब क्या क्या होता है पता है आपको? आपकी जेब कटौती होने लगती है, लोगों की बचत कम होने लगती है, बचत कम होने से पूंजी कम होने लगती है, पूंजी कम होने से निवेश कम होने लगता है, निवेश कम होने से अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल शुरू हो जाते हैं, लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है, लोगों की और मूलभूत जरूरतें फिर पूरी नहीं हो पाती, लोग खर्चों में कटौती करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती कि नहीं होती? पूरी अर्थव्यवस्था में फिर देखना आप क्या क्या होता है। फिर जब ऐसी स्थिति आती है 10 रुपए में 5 किलो प्याज, जैसे ही ऐसी स्थिति आती है इसको बोलते मंदी की स्थिति। 10 रुपए में 5 किलो प्याज, प्याज डली डली फिर रही, कोई खरीद नहीं रहा है। इससे क्या होता? उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो जाता है, किसान आत्महत्या करने लगते हैं, बाजार में मंदी छा जाती है, कोई कुछ बिक नहीं रहा होता है, कोई सड़े भाव कुछ भी नहीं खरीद रहा है। ये कहां हो रहा है? ये भी अर्थव्यवस्था में हो रहा। तो ये भी चिंताजनक स्थिति होती है, ये भी चिंताजनक स्थिति होती है। और इन्हीं दोनों स्थितियों को संभालने में सरकार, आरबीआई, लोग, बाजार, व्यापार, हर कोई काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही? वस्तु सेवा के क्रय विक्रय से। और वस्तु सेवा के क्रय विक्रय में ही प्रॉब्लम आती है जब उसका सामान्य कीमत स्तर नहीं रह जाता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था को ऐसे बदलना पड़ जाता है। तो सरकार का चाहे बजट हो, सरकार की योजनाएं हो, जो भी होता है हर एक चीज आज प्रभावित होगी। आयात निर्यात पॉलिसी जो भी है, सब चीजें देखो। अब जरा इस चीज को समझना, और ना समझ में आए तो रुकना, आगे मत बढ़ना, ठीक है यार। ठीक है, चलो। सामान्य कीमत स्तर है, मतलब इसका क्या है कि आज आपको 10 रुपए में कितना? 1 किलो प्याज मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है? 1 किलो प्याज मिल रहा है, ठीक है। ये हो गई सामान्य कीमत स्तर। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है आपको कि 10 रुपए में 1 किलो प्याज नहीं मिलती। क्या होने लगता है? आपको 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए में आपको आधा किलो प्याज मिलने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ऐसी स्थिति आती है कि आपको 10 रुपए में सिर्फ आधा किलो प्याज मिल रही, इसको अब ऐसा समझो, 10 रुपए में आधा किलो प्याज, मतलब क्या? मतलब इसकी दो चीजें निकल कर आ गई। अगर इस तरफ देखो तो आपको लगेगा कि प्याज का मूल्य बढ़ गया। क्या बढ़ गया है? यहां प्याज का मूल्य बढ़ गया, मतलब उत्पाद महंगा हो गया है। क्या देखो, इसको दो नजरिए से देखो। एक नजरिए से देखोगे तो आपको लगेगा उत्पाद महंगे हो गए, लग रहा ना? जब 1 किलो प्याज 10 रुपए में आ रही थी, अब आधा किलो प्याज 10 रुपए में आ रही, इसका मतलब क्या हो रहा है? उत्पाद महंगा हो गया। एक नजरिया, ठीक है। अब दूसरा नजरिया देखो, पहले 10 रुपए में 1 किलो प्याज आ रही थी, आज 10 रुपए में आधा किलो प्याज आ रही है। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका यह हुआ कि आज 10 रुपया पिछले 10 रुपए की अपेक्षा सिर्फ 5 रुपए का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रुपए का मूल्य कम हो गया है। रुपए का मूल्य कम हो गया है। यहां समझ में आ गया? दो चीजें समझ लो, यहां पर यही कॉन्सेप्ट था। इस स्थिति को दो नजरिए से देखो। पहले 10 रुपए में 1 किलो प्याज आ रही थी, वो सामान्य स्तर था, चला आ रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं चली। धीरे से क्या हुआ? 10 रुपए में आधा किलो प्याज आ रही। तो दो नजरिए बने कि आधा किलो जब प्याज देखी हमने कि यार अब आधा किलो प्याज आ रही 10 रुपए में, तो हमने देखा कि उत्पाद महंगे हो गए। फिर हमने देखा 10 रुपए के नजरिए से, तो हमने देखा यार पहले 10 रुपए में 1 किलो प्याज आती थी, आजकल 10 रुपए में आधा किलो प्याज आ रही। इसका मतलब यह हुआ कि आज का 10 रुपया सिर्फ 5 रुपए के बराबर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसका मूल्य कम हो गया है, जिसको बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने लगती है तो उसको बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। तो यहां पर क्या हो गया? मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। आज 10 रुपया 5 रुपए के बराबर काम कर रहा है। तो यह स्थिति चिंताजनक होती है अर्थव्यवस्था में, और यही हो रहा है। लोगों की आय बढ़ रही है, पर मुद्रा का अवमूल्यन इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि बढ़ती हुई आय का कोई असर ही नहीं हो रहा है।
पहले जो चीज 100 रुपए में आज खरीद सकते थे वही आज चीज 500 रुपए में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 400 रुपए बढ़ तो गए हैं पर उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का जो मुद्रा है आज 500 रुपए की मुद्रा के बराबर है, मतलब 400 रुपए का अवमूल्यन हो गया है। इसको बोलते मुद्रा का अवमूल्यन। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है, पता है आपको? भारत में आज रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सोचो ना, हमारी आज मुद्रा काम, क्योंकि मुद्रा सीमित है पर उसका अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन क्यों हो रहा है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको जब विदेशी व्यापार में समझेंगे तब आपको बताएंगे। तो मुद्रा का क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। अब इसको दो नजरिए से यहां पर देखो। उत्पाद महंगे हो रहे। उत्पाद महंगे कब होते हैं? या तो उसकी शॉर्टेज हो जाए, बाजार में कमी हो जाए, या बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाए। और मांग कब बढ़ती है? जब जनसंख्या बढ़ती है। तो अगर उत्पाद महंगे हो गए तो उसके दो ही तीन कारण हो सकते। पहला, या तो उत्पादन कम हुआ हो साल, या उसकी काला बाजारी कर ली गई हो, या फिर हो सकता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, मांग बढ़ गई हो और उतने उत्पाद थे नहीं, पूर्ति हो नहीं पाई, इसलिए उसकी कीमतें बढ़ गई। तो यह भी हो सकता है। दूसरा कारण यहां से देखो, अगर कि आज 10 रुपए में ऐसी चीज क्यों आ रही, तो हो सकता है यार कि सबके पास बहुत पैसा आ गया हो। सबके पास पैसा आता है तो भी मुद्रा का क्या हो जाता है? मूल्यन हो जाता है। मान के चलो ये पेन है, इस पेन की कीमत है 20 रुपए। कितनी है? 20 रुपए। ये पेन है एक। कितना है? ये पेन है एक। यहां पर 3 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग खड़े हैं। तीनों के पास 500 रुपए। एक के पास 500 रुपए, एक के पास 1000 रुपए, एक के पास 1500 रुपए है। पेन एक है, 3 लोग खरीदने वाले, एक के पास 500 रुपए, एक के पास 1000 रुपए, एक के पास 1500 रुपए। ये पेन है 20 रुपए का। कीमत कितनी है इसकी? 20 रुपए। तीनों को पेन चाहिए है। अब क्या होगा यहां पर? यहां पर प्रतिस्पर्धा होगी। किसके लिए? वस्तु सेवा को खरीदने के लिए। और आप सोचो कि उसकी अधिकतम मूल्य कितना दिया जा सकता है, पता है आपको? सोचो कितना। अगर जिन लोगों ने सोचा 1500 दिया जा सकता है तो बेवकूफ हो। मैंने कहा एक के पास 500 रुपए हैं, एक के पास 1000 रुपए हैं, एक के पास 1500 रुपए हैं, तो अधिकतम कितना मूल्य दिया जा सकता है? 500 वाला 500 देकर बोलेगा भैया 500 रुपए में मुझे दे दो। 1000 वाला बोलेगा 1000 रुपए में मुझे दे दो। तो 1500 वाला ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे 1500 में दे दो, बोलेगा 1000 रुपए 10, 1010 में मुझे दे दो, यही बोलेगा। 1001 में मुझे दे दो, 1500 नहीं बोलेगा कभी भी वो। तो इसका जो मूल्य है वो वास्तविक मूल्य से ज्यादा बिकेगा। कब? जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो मुद्रा का अवमूल्यन उस समय भी होता है जब मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है, बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आता है। और बाजार में बहुत ज्यादा पैसा कब आता है? बाजार में बहुत ज्यादा पैसा तब आता है जब ऋण को सस्ता कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ऋण बहुत सस्ते कर दिया जाए। तो कभी कभी जब बैंक बहुत ज्यादा लोन देने लगती है ना, तो उससे महंगाई बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि पैसा आ जाता है लोगों के पास। इसलिए बार बार कहा जाता है कि बहुत ज्यादा लिबरल मत रखो अपनी ऋण की नीतियों को, उदार मत रखो। अगर बहुत ज्यादा लिबरल होगी नीतियां ऋण की तो उससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, फिर लोग अनाप शनाप तरीके से वस्तु सेवा खरीदेंगे, प्राइस बढ़ जाएगा। कभी कभी सरकार की जो सब्सिडी होती है, सरकार की योजनाएं होती हैं, वो भी महंगाई पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की कुछ योजनाएं जो लोगों को सीधा पैसा पहुंचाती हैं। तो जब लोगों के पास सीधा पैसा आएगा तो मतलब लोगों के पास बढ़ेगी क्या? इनकम, पैसा, मुद्रा बढ़ेगी। और फिर लोग क्या करेंगे? बाजार में जाकर औने पौने दाम पर, किसी भी दाम पर वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकार की योजनाओं से, बैंकों की नीतियों से, आरबीआई की ऋण की संबंधी नीतियों से जब बाजार में पैसा बढ़ने लगता है तो फिर यह स्थिति आती है। तो इस स्थिति में जब हो क्या रहा है? इस स्थिति में हो रहा है मुद्रा का अवमूल्यन, नकारात्मक चीज। दूसरी चीज, महंगाई बढ़ रही है।
तो नकारात्मक चीजें दो हैं, क्या? मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है और दूसरी चीज महंगाई बढ़ रही है। अब इसके कारण क्या क्या हुए? मैंने बताया कि जब यहां से देखोगे उत्पाद से तो तुमको लगेगा यार अगर उत्पाद कम ही पैदा हुए हैं तो महंगे होने स्वाभाविक है। तो पहला कारण क्या हो जाएगा? उत्पादन कम हुआ हो। दूसरा कारण क्या होगा? यार हो सकता है उत्पाद की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई हो। डिमांड कब बढ़ती है? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हो सकता है जनसंख्या वृद्धि से महंगाई बढ़ती है। फिर अगर यहां पर जाओ कि यार मूल्य कम क्यों हो गए, 10 रुपए के बराबर काम क्यों नहीं कर रहा है, तो देखोगे तुम सबके पास पैसा आ गया है। तो जब मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है सरकारी योजनाओं के कारण, सरकार की ऋण नीतियों के कारण, तो भी क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है। और ये जो स्थिति बन रही है इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? वह स्थिति है जिसमें मुद्रा सामान्य कीमत स्तर से ऊपर उठते हुए उत्पाद महंगे हो जाते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और उत्पाद महंगे हो जाते हैं, अर्थात महंगाई बढ़ जाती है। इस स्थिति में अगर चरम पर जब हम पहुंचते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं तेजी। क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं तेजी। क्यों बोलते हैं तेजी? इसीलिए बोलते हैं तेजी क्योंकि देखो दो चीजें एक साथ हो रही यहां पर। क्या चीजें हो रही? पैसा आ रहा है, मैंने कहा ना पैसा का प्रवाह बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। और दूसरी चीज उत्पाद महंगे हो रहे हैं। तो जब उत्पाद महंगे हो रहे हैं तो उत्पादक वर्ग को फायदा है, तो उत्पादन और करेंगे वो लोग कि यार नहीं अच्छा और टमाटर उगाओ और सब्जी और सब चीजें बनाओ, क्योंकि उत्पाद महंगे दाम पर बिक रहे। और लोग बाजार जाकर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है। तो इस समय बाजार में जो स्थिति बनेगी उसको बोलते हैं तेजी। तो मुद्रास्फीति के बाद क्या आती है? तेजी आती है। तेजी क्यों आई? क्योंकि बाजार में मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। और जब जब बाजार में मांग बढ़ेगी, जब जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन होगा। तो मुद्रास्फीति महंगाई की दृष्टि से खराब मानी जाएगी पर उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से अच्छी मानी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि 5% की मुद्रास्फीति अच्छी मुद्रास्फीति होती है। क्यों? क्योंकि ये रोजगार पैदा करने के लिए जरूरी है। तो कभी ऐसा आ जाए प्रश्न कि अच्छी मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है, तो 5% तक की जो मुद्रास्फीति होती है उसको अच्छी मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी स्फीति के कारण रोजगार सृजन होता है। मार्केट में तेजी आती है, बूम आता है, बीम आता है, तेजी बीम, समझे? पर ये तेजी के बाद एक समस्या और भी इसके साथ चल रही। वो क्या थी? वो थी महंगाई की। ठीक है, जिसके पास पैसा आ रहा है उसके पास तो ठीक है, पर स्थिर आय वालों को इस स्थिति में नुकसान होता है। जिनकी फिक्स्ड सैलरी है, जिनको पेंशन मिल रही थी, जिनको किसी से पैसा लेना था, अपने किसी ने ऋण दे रखा था उनको लेना था, ठीक है, आयात हमको करना था, आयात महंगा हो गया क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो गया। तो आयात करने वालों को, ऋण लेने वालों को, मतलब जिनने ऋण दूसरे को दे रखा है उनके ऋण की वसूली करने वालों को, पेंशन भोगियों को, मतलब फिक्स्ड सैलरी वालों को, जिनको पैसा देना था उनको क्या हो रहा है? जिनका पैसा है खुद को, उनको नुकसान होने लगा है। देने का मतलब ऐसा समझो कि यार मेरा पैसा है, मेरे पास 100 रुपए था पर अब वो 100 रुपए बचा ही नहीं ना, 5 रुपए के बराबर, मतलब आधा हो गया। तो आज 100 रुपए मेरा कितने के बराबर काम करेगा? 50 रुपए के बराबर। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है? पैसे वालों को नुकसान पहुंचा है। तो बहुत सारे लोगों को लाभ फायदा होता है, वो प्री में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको इस तरीके से समझना कि जिसका पैसा है, जिसके पास वो आना है, उसको तो नुकसान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पैसा उतने का बचा ही नहीं जितने का था वो, इसलिए नुकसान हो गया, ठीक है। वो काम ही नहीं कर रहा है उतने का क्योंकि उसका अवमूल्यन हो गया है। इसको बोलते तेजी। पर यहां पर आपने देखा कि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई भारत जैसे देश में बुरी बात है। क्यों? क्योंकि भारत एक गरीब देश है। भारत की बहुत बड़ी एक आबादी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य कीमत स्तर से अगर ज्यादा कीमतें हो जाएं तो नहीं कर पाती है। इसलिए यहां की सरकारें प्याज पर भी गिर जाती है,
सोचो प्याज पर गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग प्याज भी नहीं खरीद पाते 100 रुपए किलो। तो इस स्थिति में फिर सरकार को क्या करने पड़ते हैं? सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं। सरकार को क्या प्रयास करने पड़ते हैं? वापस से उत्पाद की पूर्ति करनी पड़ती है, जिससे उनका मूल्य कम होने लगे और मुद्रा का मूल्य वापस से बढ़ने लगे और चीजें सामान्य कीमत स्तर पर आ जाएं। तो जब वस्तुओं के दाम कम होने लगे और मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगे तो उस स्थिति को कहते हैं अपस्फीति। क्या कहते हैं? अपस्फीति, डिसइंफ्लेशन। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं डिसइंफ्लेशन। तो जब क्या होने लगे? तेजी आ गई बाजार में। पर कितनी तेजी आई? ऐसा तो है नहीं कि अब 500 रुपए किलो प्याज बिकने लगी। तो सरकार को फिर प्रयास करने पड़ते हैं, बाजार से पैसा खींचने पड़ता है, ब्याज दरें महंगी कर दी जाती हैं, सरकार सब्सिडी देना बंद कर देती है, जिन योजनाओं के माध्यम से पैसा जा रहा था उस योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, सरकार बजट में कटौती कर देती है, मुद्रा के प्रवाह को रोक दिया जाता है, वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है, उनका आयात करके बाहर से बुला के बाजार में भर दिया जाता है जिससे वो सस्ती हो जाएं। तो जब ये तेजी की स्थिति आती है तो महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए पैसे के प्रवाह को रोक दिया जाता है, वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है। तो जब ये स्थिति बनती है जिसमें वस्तुओं के दाम कम होने लगते हैं, मुद्रा का मूल्य वापस से बढ़ने लगता है, तो इस स्थिति को कहते हैं अपस्फीति, डिसइंफ्लेशन। और वापस से सामान्य कीमतें आ जाती हैं, बाजार चलने लगता है खुशहाली तरीके से। पर बाजार ऐसे ही नहीं चलता, वो मजे लेता है हमेशा जिंदगी के। फिर वो क्या करता है? बाजार में एक स्थिति अब ऐसे बनती है, अब उल्टी बनेगी। अभी यहां क्या हो रहा था? मुद्रा का मूल्य कम हो रहा था, उत्पाद महंगे हो रहे थे। अब ऐसा होता है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है और उत्पाद बहुत सस्ते होने लगते हैं। क्या होने लगता है? मुद्रा का जो मूल्य है बहुत बढ़ने लगता है, उत्पाद सस्ते होने लगते हैं। आपका 100 रुपए 1000 रुपए के बराबर काम करने लगता है। कैसे? 2 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, आप 100 रुपए में इतने टमाटर लेकर आ जाते हो कि आप उसको 100 दिन भी ना खाओ। तो यहां क्या होने लगता है? मुद्रा का मूल्य एक समय बाद बढ़ने लगता है और उत्पाद जो हैं कैसे हो जाते हैं? इतने सस्ते हो जाते हैं कि लोग उनको खरीदना ही नहीं चाहते। ये कब होता है? ये तब होगा जब मुद्रा लोगों के पास हो ही नहीं। ये पेन 20 रुपए का है, ठीक है, ये बेचना है मुझे, 2 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, जो कहते हो ये पेन कितने का? 20 रुपए का है, मुझे बेचना है। 3 लोग खड़े हैं, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 7 रुपए, एक के पास 10 रुपए। 5 रुपए है एक के पास 7 रुपए है, एक के पास 10 रुपए है, मुझे पेन बेचना ही है। तो ये पेन 20 की जगह कितने में बिकेगा? 10 रुपए में बिकेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मैक्सिमम पैसा कितना है? 10 रुपए है इस पेन को खरीदने के लिए। तो अब उल्टा हो गया ना। मुद्रास्फीति वाली स्थिति में हमने देखा कि ये पेन 1000 रुपए से ज्यादा में बिक गया, और अब देखा कि मुद्रा क्या कर रही है? 20 रुपए का पेन 10 रुपए में खरीद रही है। इसका मतलब क्या है? मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 10 रुपए 20 रुपए के बराबर काम कर रहा है, और वस्तुएं होने पौने दाम पर बिक रही हैं। 20 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है। तो इस स्थिति में सबसे चरम पर जाने पर बनेगी मंदी। क्या बनेगी? मंदी की स्थिति। बाजार में मंदी छा जाएगी, लोगों के पास पैसा है ही नहीं खर्च करने के लिए, वस्तुएं बिक ही नहीं रही, सेवाएं बिक ही नहीं रही। सब्जी वाला बोल रहा 2 रुपए में ले लो, बोल रहा नहीं 1 रुपए में दे दो, आखिरी बोल रहा चलो ठीक है ले लो, पर बोल रहा नहीं चाहिए यार रहने दो। तो जब बाजार में उत्पाद बहुत कम कीमत पर बिकने लगे, फिर भी लोग उनको खरीदने तैयार नहीं, क्योंकि बाजार में पैसा नहीं, मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उत्पादक वर्ग क्या हो जाता है? हतोत्साहित हो जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं मंदी, और इस स्थिति को यहां पर बोलते हैं, इसको अपस्फीति, डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। ये हो गई अब यहां पर अब स्फीति। तो अब स्फीति क्या है?
मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है और इस स्थिति के चरम में आती है मंदी। अब मंदी आप भी जानते हो कि सरकार मंदी से निकलने का हमेशा क्या करती है, प्रयास करती है। अगर मंदी रहेगी तो बाजार ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंदी में रोजगार चले जाते हैं। रोजगार क्यों चले जाते हैं? क्योंकि लोग उत्पादन ही नहीं करते, क्योंकि वस्तु सेवाएं बिक नहीं रही होती है, दुकान बाजार बंद होने लगते हैं, धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, तो सरकार को फिर चिंता हो जाती है। तो फिर इस स्थिति में क्या किया जाता है? इस स्थिति में मंदी से निकलने के लिए सरकार बाजार में पैसा डालती है, बैंकों को बोलती है अपनी बैंक रेट कम करो, लोगों को ऋण दो। लोग ऋण लेने लगते हैं, ब्याज दरें कम कर दी जाती हैं, लोगों को दिया जाता है कार लोन, ये लोन वो लोन, भैया आओ ले लो, 2% ब्याज पर, 1% ब्याज पर, 0% EMI पर, जैसा लेना है बस ले लो। तो मंदी से निकलने के लिए ब्याज दरें कम कर दी जाती हैं, सरकार सब्सिडी देने लगती है, पैसे के प्रवाह को बढ़ाया जाता है। फिर वापस से मुद्रा का मूल्य धीरे धीरे कम होने लगता है, बाजार फिर मंदी से उबरने लगता है, मांग बढ़ने लगती है। क्या होने लगता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है, मांग बढ़ने लगती है, फिर सामान्य स्थिति में हम यहां पर आते हैं। तो मंदी से जब हम बाहर निकलते हैं तो इसको बोलते हैं संस्फीति। क्या बोलते हैं? संस्फीति, रिफ्लेशन। और फिर सामान्य स्थिति आ गई। यही चलता रहता है, इसीलिए ब्याज दरें कम होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, सरकारी योजनाएं चलाती रहती है, बंद करती रहती है, राजकोषीय नीतियों में बदलाव आता रहता है, आयात निर्यात कम बढ़ होता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बाजार में तेजी आती रहती है, बाजार में मंदी आती रहती है, रोजगार पैदा होते रहते हैं, रोजगार छिनते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, लोग अमीर होते रहते हैं, लोग गरीब होते रहते हैं, और यही चलता रहता है। और जब जब आपके इस माइंड में ये कॉन्सेप्ट आए, गरीबी, बेरोजगारी, मंदी, तेजी, आयात निर्यात, सरकार की विदेशी नीति, सरकार की ऋण नीति, RBI की बैंक रेट, रेपो रेट, तो इसको याद रख लेना, आपको सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और ये जो डायग्राम है, हर पूरी इकोनॉमिक्स यही खत्म हो जाती है, पूरी इकोनॉमिक्स। चलो ठीक है, यहां पर समझ में आया, वापस से समझाता हूं एक बार और, ठीक है। ये चीजें इसलिए क्योंकि यार बहुत काम में आएगी, बहुत काम में। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, तेजी, मंदी कैसे निकलना है, सब आपको पता होगा, ठीक है। सरकार की विदेश नीति क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आयात नीति क्या होगी, निर्यात नीति क्या होगी, आयात क्यों महंगा हो गया, ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों हो गया, उसको कैसे रोका जाए, क्यों रोका जाए, ठीक है, सब चीजें। चलो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, डिटेल में चलते हैं मतलब हल्के से कारण और सब चीजें मैं समझाते चलता हूं, ठीक है। चलो ये क्या है? ये है हमारी सामान्य सी दुनिया, जो हम चाहते हैं कि ऐसे चलती रहे, ठीक है, पर ऐसे नहीं चलती। इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य कीमत स्तर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सामान्य कीमत स्तर, ठीक है। हम लोग चाहते हैं हमारी जिंदगी इसी भांति हो, जो चलती रहे, पर ऐसे नहीं चलती, ठीक है। अब क्या होता है सामान्य कीमत स्तर में? मान के चलो आप लोग सोच रहे थे पेट्रोल के दाम वही रहे जो आपने देखे थे, शायद अपनी एज में अपन लोग ने कितना 44-45 रुपए देखा होगा, ठीक है, जहां से याद है, ठीक है, इतने रुपए लीटर ऐसे ही कुछ चाह रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों ने और भी बाद वाला देखा होगा।
तो जैसे कि मान के चलो अपन लोग चाह रहे थे कि ऐसे ही कुछ रहे कि 1 लीटर जो पेट्रोल डीजल है वो कितने में मिलता रहे, 50 रुपए में हमको मिलता रहे। 1 लीटर जो पेट्रोल है कितने में हम लोग चाहते हैं, 50 रुपए में हमको मिलता रहे। ये सामान्य कीमत स्तर था, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? हुआ ऐसा कि धीरे धीरे 1 लीटर ये जो पेट्रोल है वो महंगा होते गया। क्या होते गया? महंगा होते गया। और यहां पर दो चीजें हो गई एक समय के बाद कि जो 1 लीटर जो ये पेट्रोल है ये कितने का आने लगा? 1 लीटर पेट्रोल आने लगा 100 रुपए का। एक स्थिति ये बनी, एक स्थिति ये बनी कि अब 50 रुपए में सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल आने लगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हमको स्पष्ट रूप से दिख रही, वो ये दिख रही कि एक तो अगर उत्पाद की दृष्टि से देखो, पेट्रोल की दृष्टि से, तो ये दिख रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया, जिसको बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो अगर आप पेट्रोल की दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा कि पेट्रोल महंगा हो गया है। और पेट्रोल महंगा होने का किसको फायदा हुआ है? जो पेट्रोल बनाता है, जो पेट्रोल बेच रहा है। तो वो देखता अपने नजरिए से, तो पेट्रोल पैदा करने वाले लोगों को लग रहा अच्छा हुआ ये तो आज पेट्रोल 100 रुपए का हो गया। पर जिन लोगों को खरीदना था, जिनके पास सिर्फ पैसा था, पेट्रोल नहीं था, उनके नजरिए से देखो तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो पेट्रोल है 100 रुपए का जिसको हम खरीदते थे, 50 रुपए में जिसको खरीदते थे, अब वो हमको 100 रुपए में मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो 100 रुपए हैं आज, वो 50 रुपए का काम कर रहे हैं। तो अब 100 रुपए किसका काम कर रहा है? 50 रुपए का काम कर रहा है। तो पैसे वाले को लग रहा है यार मेरा 100 रुपए 50 रुपए का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या? उसके पैसे की कीमत कम हो गई है। तो एक और पैसे की कीमत कम हो गई है, उत्पाद की कीमत बढ़ गई है। तो उत्पादन वाले को लग रहा है लाभ, और पैसे वाले को लग रहा है नुकसान कि यार मेरा 100 रुपए तो 50 रुपए के बराबर ही काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। अब आप ये बताओ कि किसी उत्पाद का महंगा होना क्या क्या कारण हो सकता है? किसी उत्पाद का महंगे होने का कारण हो सकता है कि वो उत्पाद हो ही ना, उत्पाद की कमी हो, उत्पाद पैदा नहीं हो रहा हो, या उत्पाद बन नहीं रहा हो। ठीक है, इसीलिए उत्पाद महंगा हो जाता है। हो सकता है उस उत्पाद की पूर्ति ना हो रही हो वहां पर जहां उसकी मांग है, इसलिए महंगा हो सकता है। इसलिए भी महंगा हो सकता है कि वो उत्पाद जो है वो जनसंख्या दबाव के कारण कम पड़ गया हो। तो जनसंख्या वृद्धि से भी उत्पाद महंगे हो जाते हैं। कभी कभी बाजार में चीजें महंगी हो जाती हैं कब? जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए तो उत्पाद महंगे हो जाते हैं। दूसरी ओर हमने देखा कि यहां पर पैसा काम ही नहीं कर रहा है। 100 रुपए 50 रुपए के बराबर चीजें खरीद पा रहा है, 100 रुपए 50 रुपए का काम कर रहा है आज बाजार में। इसका मतलब है कि मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। मुद्रा का मूल्य कम कब होता है? कोई भी चीज की वैल्यू कम कब हो जाती है? जब वो बहुत ज्यादा हो जाए। कोई भी चीज अगर मात्रा से अधिक हो तो उसका मूल्य कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है। तो 100 रुपए 50 रुपए के बराबर काम कर रहा है कब? जब करता है जब उसका बहुत ज्यादा प्रवाह बढ़ गया हो, फ्लो बढ़ गया हो। बाजार में सबके पास पैसा ही पैसा आ गया है। सबके पास जब पैसा आता है तो उसका मूल्य अपने आप कम हो जाता है। सबके पास पैसा कब आता है? या तो वेतन में वृद्धि कर दी, अगर कोई कर्मचारी वर्ग है तो उसको टीए डीए वेतन वृद्धि कर देते हैं, ये वेतन आयोग लागू कर दिया, वो कर दिया, तो उससे महंगाई बढ़ती है। उनके पास एक साथ लमसम पैसा आने लगता है तब। दूसरा, सरकार जब लोन वोन को बहुत ब्याज दरों को कम कर देती है, सीआरआर को कम कर दिया, बैंक रेट कम कर दिया, एमएसएफ, सब चीजें बहुत कम कर दी, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा ऋण देने लगते हैं, मनाने लगते हैं बैंक ये ले लो वो ले लो, तो लोग लेने लगते हैं, लोगों के पास पैसा आता है। तो यहां पर आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें कि एक सीधा संबंध सरकार से हो रहा है कि सरकार की राजकोषीय नीति क्या है। अगर सरकार की राजकोषीय नीति ऐसी है कि उसको बाजार में पैसा फेंकना है तो महंगाई बढ़नी तय है। तो बजट जब बनेगा तो उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि बजट में बहुत ज्यादा पैसे उड़ेल दिए जाएं।
अगर बजट बहुत ज्यादा पैसे का बना दोगे तो उससे महंगाई बढ़ेगी और आपका पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा 100 रुपए 50 रुपए के बराबर काम करेगा। तो जब कभी बजट में ऐसी बातें होने लगती कि सबको 1-1 लाख रुपए दे दो, सबका कर्ज मुक्त कर दो, 50-50 हजार 15-15 हजार रुपए सबके खाते में डाल दो, क्या करोगे खाते में डालकर? मैंने कहा ना, पेन एक है, 5 लोग हैं, पांचों के पास 15-15 लाख रुपए हैं, पेन एक है, क्या करोगे? पेन 15 लाख में खरीदोगे अगर जरूरत है तुम्हारी तो। क्या हुआ था टीका के दौरान? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब चीजें क्या हुआ था? यही तो हुआ था, कमी थी। क्या किया? रेमडेसिविर 5,000, 20,000, 3 लाख, 4 लाख का खरीदा। तो पैसा कितने का काम किया? रेमडेसिविर तो उतने ही का था जितने का था, पर पैसा बहुत ज्यादा था तो वो कितने का बिका? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, किसी ने 5 लाख, जैसा जिसका श्रद्धा। तो पैसा बाजार में फेंकने से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से फ्री में देने से भी कुछ नहीं होता है, ज्यों की त्यों गरीबी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा काम ही नहीं करेगा। कब? जब तक उत्पाद ना हो। इसीलिए बाजार में संतुलन बनाने के लिए उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ता है और साथ ही साथ पैसे को भी भेजना पड़ता है। तो सरकार की राजकोषीय नीति कैसी होगी? सरकार का बजट कैसा होगा? संतुलित होगा। सरकार बहुत ज्यादा पैसा अगर फेंक दे जिस साल बजट में, तो पूरी महंगाई बढ़ जाए और आपका वो पैसा किसी काम में नहीं आए जो आपको मिला है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखा करो बजट से कि इतना सरकार पैसा दे दे, इनको दे दे, उनको दे दे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे। आप बाजार में जाओगे, 5 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीद लाओगे, तो हुआ तो वही। तो उस 15 रुपए के लिए क्यों घूमते हो? नहीं घूमना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपको पैसा मिल रहा, उधार में ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऋण लेने से मना क्यों किया जाता है? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो भी लोगे उसका अवमूल्यन हो चुका है, आपको देना उतना ही है। क्योंकि उतने उस ऋण का, जब भी ऋण सस्ते हो रहे हैं तो उससे महंगाई बढ़ गई है। हुआ वही है जो होना था। आपको बाजार समझ में ही नहीं आया, आपने ऋण लिया, ऋण लिया, ऋण लिया, हो गया काम खत्म। तो इससे लेने वालों को नुकसान होता है। बस एक वर्ग को फायदा हुआ, जिसको उत्पादन करना था, वो उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हुआ, उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होता है। इसीलिए इस समय बाजार में क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है। क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है। लोग सोचते हैं, लोग दुकानें खोलने लगते हैं, मार्केट में रौनक आ जाती है, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग विकसित होने लगते हैं। तो ये इस स्थिति में रोजगार पैदा होते हैं, उद्योग विकसित होते हैं। इसीलिए माना जाता है कि स्थिति अच्छी है, लेकिन किस स्तर तक? 5% के स्तर तक। पर तेजी रहती है ऐसा हमेशा नहीं है, पर महंगाई एक लिमिट क्रॉस करने लगती है, फिर ऐसे लोगों को नुकसान होने लगता है जो गरीब हैं, जिनकी निश्चित आय है, जिनको फायदा नहीं पहुंच रहा बाजार में पैसा आने से। इसीलिए जब बाजार में पैसा आता है तो कहा जाता है कि क्या हो, उसका सामाजिक न्याय स्थापित हो, आर्थिक संतुलन स्थापित हो, सबके पास बराबर पैसा जाए तो ठीक है। पर हमारे लोगों के यहां पर, हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर संसाधनों का समान वितरण नहीं है। पैसा किसी 1, 2, 3, 4, 5 लोगों के पास जाता है, बाकी सब क्यों रहते हैं। तो महंगाई का असर फिर सब पर होता है। इससे गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग, निश्चित आय वाले लोगों को क्या होने लगता है? नुकसान होने लगता है। उनकी बचत कम हो जाती है, उनको दैनिक जीवन में कटौती करनी पड़ती है। तो फिर महंगाई हमारे यहां पर डायन बन जाती है और फिर सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं। और सरकार क्या करती है? वस्तु सेवाओं के उत्पादन या अगर काला बाजारी हो गई है तो उसको रोकती है, दूसरी जगह से वस्तुओं को बुलाकर बाजार में पहुंचाती है, ठीक है, मार्केट से पैसे को खींचती है, ऋणों को महंगा कर देती है, लोगों के वेतन में कटौती कर देती है। समझ रहे? इस तरीके से। तो इस स्थिति को बोलते हैं डिसइंफ्लेशन, ठीक है। अब स्फीति, फिर सामान्य कीमत आ गई। पर कभी कभी क्या होता है, सरकार की नीतियों की वजह से, लोगों की आय की वजह से, आपदाओं की वजह से, कभी कुछ आपदा आ जाती है, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, लोगों का खर्च हो जाता है,
सरकार बहुत महंगे ऋण कर देती है, सरकार कभी कभी बजट में इतनी कटौती कर देती है कि बाजार में पैसा आता ही नहीं है। उससे क्या होने लगता है? उससे होने लगता है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता, और जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है तो फिर पैसे का क्या होने लगता है? मूल्य बढ़ने लगता है, पैसे का मूल्य बढ़ने लगता है। और जब पैसे का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उस समय क्या होता है? लोग कम कीमत पर वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। तो उस स्थिति में होता यह है कि बाजार में वस्तुएं सेवाएं बिकनी बंद हो जाती हैं, जिस स्थिति को हम कहते हैं मंदी, और इस स्थिति को कहते हैं डिफ्लेशन, अपस्फीति। अब मंदी भी क्या है? नुकसानदायी है, क्योंकि जैसी मंदी आएगी लोगों के रोजगार चले जाएंगे, लोगों की आय बंद होगी। जैसे ही लोग बेरोजगार होंगे, लोगों की आय कम होगी, आय कम होने से सब चीजें फिर खराब होने लगेगी, गरीबी बढ़ने लगेगी। गरीबी बढ़ने से लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, सब चीजें धरा जाती हैं, अशिक्षा बढ़ने लगती है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, फिर समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है, एक कमजोर समाज का तबका खड़ा हो जाता है, मलिन बस्तियां बनने लगती हैं। तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। फिर सरकार इससे निपटने का फिर प्रयास करती है, फिर सरकार उद्योगों को लगाने के लिए सब्सिडी देती है, कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है, लोगों को सस्ते ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है, बजट के माध्यम से घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है, बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा छापने लगती है। इन योजनाओं के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को, रोजगार को, इनके माध्यम से क्या करती है? बाजार में पैसा पहुंचाती है। तो फिर यहां से सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है, बाजार में पैसा आने लगता है, बाजार में मांग बढ़ने लगती है, उत्पाद बिकने लगते हैं, तो मंदी से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। इसको कहते हैं संस्फीति, रिफ्लेशन। फिर सामान्य कीमत हो गई, और यही पूरे जीवन से चलता आ रहा है। ठीक है, मंदी तेजी, मंदी तेजी, बस। चलो, समझ में आया यहां तक? तो जब हम लोग पढ़ेंगे आयात नीति, निर्यात नीति, राजकोषीय नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, आरबीआई की पॉलिसीज, ठीक है, ये सब चीजें, महंगाई, तेजी, मंदी, रोजगार सृजन, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, इसके बाद सीधे जो मंडे को क्लास होगी, सभी लोग जो न्यू बैच वाले हैं उनको मैं बता दूं कि जो मंडे से क्लास होगी उसमें सिलेबस की चीज अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो सिलेबस में जुड़ा है। ये बहुत सारी चीजें सिलेबस से उन्हें हटा दी थी, पर ये जरूरी थी, तो वो मैंने आपको करा दी है। इसके बाद अपन मंडे से ऐप में आपकी वो सिलेबस वाली क्लासें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसके बाद आगे और पढ़ना है बाजार। ठीक है, ये भी समझो थोड़ा सा, बाजार क्या है? बाजार क्या है आप जानते हो ना? बाजार क्या है? बाजार एक स्थान है कि नहीं? बाजार क्या है? एक स्थान है, उसी को आप बाजार कहते हो। उस स्थान पर जब आप जाते हो तो आपको क्या दिखता है? वहां पर आपको दिखता है कि कुछ लोग क्रेता हैं और कुछ लोग विक्रेता हैं। क्रेता मतलब जो क्रय करने के लिए आए हैं, जो वस्तु सामान को खरीदने के लिए आए हैं, वो क्रेता। फिर वहीं आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो वस्तुओं का वहां पर विक्रय कर रहे हैं, मतलब वस्तुओं को बेचने के लिए आए हैं। तो बाजार क्या होता है? एक स्थान होता है जहां पर आप देखेंगे क्रेता और विक्रेता आपस में क्या हो रहे होते हैं? मिल रहे होते हैं। सामान्य भाषा में इसको बाजार कहते हैं, पर अर्थशास्त्र में इसको बाजार नहीं कहते। अर्थशास्त्र में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार वह स्थान होता है जहां पर बड़ी मात्रा में क्रेता विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तुओं की एक वस्तु और सेवा के सामान्य कीमत स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? जो वस्तु है और जो सेवा है उसका सामान्य कीमत स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आप बाजार किस लिए जाते हो? आप बाजार इसीलिए जाते हो, इसलिए
आपके घर मोहल्ले में अगर कोई सब्जी वाला आता है तो हमेशा वो थोड़ा सा महंगी देता है, इसलिए आप उससे नहीं लेते। इसलिए आप कहां जाते हो? मंडी जाते हो, बाजार जाते हो। किस लिए? कि आपको सामान्य कीमत पर वो चीज मिल जाए, इसीलिए उसको बाजार कहते हैं। तो बाजार क्या है? एक स्थान है जहां पर क्रेता विक्रेता आपस में मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? जिससे वस्तु और सेवा सामान्य कीमत पर बेची जा सके। क्यों? क्योंकि जहां बाजार में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, और प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होता है? एक वस्तु का मूल्य होता है, उसके बाद मिनिमम प्रॉफिट होता है, वो जोड़कर उस वस्तु को सेवा को बेचा जाता है। इसीलिए लोग बाजार जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि क्रेता विक्रेता मिल जाए, वो तो मोहल्ले में भी मिल जाते हैं, तो क्या वो बाजार है? नहीं। तो क्रेता विक्रेता जहां आपस में मिलते हैं वो बाजार नहीं है। जहां पर क्रेता विक्रेता के मिलने से सामान्य कीमतें हो जाती हैं वस्तु सेवा की, वो बाजार है। समझे इस बात को? ठीक है। तो भारत में बाजार विकसित करने हैं जब हम कभी कहेंगे, आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, भारत में कृषि बाजार को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब यहां से होगा, ना कि यहां से। समझे? समझ जाना उस समय कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। बाजार के कुछ प्रकार हैं, 2-3 प्रकार हैं, देखो। चलो यहीं पढ़ा देते हैं। एक होते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार। क्या होते हैं? पूर्ण प्रतियोगी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार कैसे बाजार होते हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसको कहते हैं? जिनको परफेक्ट मार्केट भी कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार जहां पर कई सारे क्रेता और विक्रेता वस्तुओं को बेच रहे होते हैं, जहां पर क्रेता और विक्रेता, कई क्रेता होते हैं, कई विक्रेता होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं? प्रतिस्पर्धा के साथ वस्तु सेवाओं को बेच रहे होते हैं। उसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार। कई क्रेता कई विक्रेता क्यों होने चाहिए पता है आपको? इसलिए देखो, समझो इस बात को। मान के चलो एक स्थिति समझो, क्रेता मतलब खरीदने वाले, खरीदने वाले हैं 2 लोग, और विक्रेता मतलब बेचने वाले हैं 5 लोग। अब बताओ क्या स्थिति बनेगी? खरीदने वाले हैं 2 लोग, बेचने वाले हैं 5 लोग। क्या स्थिति बनेगी? यहां स्थिति यह बनेगी कि ये लोग, बेचने वाला परेशान होकर कहेगा कि यार भैया ना फायदा ना नुकसान, तुम ले जाओ बस, क्योंकि उसको दिखेगा कि यार 2 ही लोग हैं, तो 5 में से किसी 2 का ही बिकना है। तो 5 में से 2 लोग क्या प्रयास करेंगे? भैया इस बाजार में रहने का कोई मतलब नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा करो तुम जो कीमत है उसी पर ले जाओ, बस ले लो। तो इसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से उल्टा कर लो, 5 लोग खरीदने वाले हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग खरीदने वाले हैं और 2 लोग बेचने वाले हैं। अब उनको पता है, इन दोनों को, कि हम ही 2 हैं और खरीदने वाले 5 हैं। तो ऐसा करो कि जब 2 ही हैं तो मिलजुल कर ऐसा करो, लूट लो। तो ऐसे बाजार में आपको कीमतें अधिक मिलेंगी, तो भी इसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार नहीं कहते। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार होता है जहां पर कई क्रेता होते हैं, कई विक्रेता होते हैं, जहां पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, संख्या सीमित नहीं होती, कई क्रेता कई विक्रेता। इसीलिए ऐसे बाजारों में जहां एक साथ कई लोग बेच रहे होते हैं, कई लोग खरीद रहे होते हैं, वहां हमेशा वस्तुएं सस्ती बिकती हैं, क्योंकि वहां पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। इसीलिए अगर इंदौर में आप राजवाड़ा पहुंच जाएं तो आप देखना अपने आप चीजें आपको सस्ती दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहां कई सारे बेचने वाले, कई सारे खरीदने वाले होते हैं। उसको बोलते पूर्ण प्रतियोगी बाजार। और इस स्थिति में आपको हमेशा वहां चीजें सस्ती मिलेंगी। दिल्ली का पालिका बाजार, वहां चले जाओ, चीजें आपको अपने आप सस्ती मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। इसी तरीके से आप देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इम्परफेक्ट मार्केट, ये जो बाजार बनते हैं जहां पर कुछ क्रेता कुछ विक्रेता होते हैं, वहां पर
अपूर्ण प्रतियोगिता तो है, क्योंकि 2 और 5 के बीच होगी प्रतियोगिता। एक से अधिक कोई है तो प्रतियोगिता तो हो गई ना भाई, हो गई। 2 बेचने वाले हैं तो दोनों में प्रतियोगिता तो होगी, 5 है तो 5 में भी होगी। पर एक कैसी है, अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार ये है। फिर होते एकाधिकार बाजार। एकाधिकार, जहां पर क्रेता कई सारे होते हैं पर विक्रेता एक होता है। जहां पर विक्रेता एक होता है, उत्पादक एक ही होता है, उसको बोलते एकाधिकार बाजार। और ये बाजार हमेशा नुकसानदायी होता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि बाजार में हमेशा वस्तु सेवाओं को उत्पादन करने वाले कई सारे लोग हों। भारत में जियो जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, उसका एक रिजल्ट क्या निकला था, उसके एकाधिकार का। इसीलिए बार बार विरोध किया जा रहा था, क्योंकि अगर बाजार में उसका एकाधिकार स्थापित हो गया तो इसका मतलब समझो सीधा कि फिर वो अपनी मन मर्जी से अपनी कीमतों के अनुसार वसूली करेगी आपसे। और ये किसी भी बाजार के, किसी भी अर्थव्यवस्था के हित के लिए शुभ नहीं है, अशुभ होता है। इसीलिए बाजार में एकाधिकार का हमेशा विरोध किया जाता है और हमेशा विरोध किया जाना चाहिए। उत्पादक वर्ग हमेशा चाहेगा कि एकाधिकार हो, पर अगर कोई राष्ट्र का कल्याण करना चाहता है, जनता का कल्याण करना चाहता है, तो वो कभी भी एकाधिकार को बढ़ावा नहीं देगा। क्योंकि जैसे ही एकाधिकार आएगा बाजार में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों के साथ लूट होगी। क्या होगी? लूट। इसीलिए ऐसे बाजारों में एकाधिकार का विरोध किया जाएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार बाजार शुभ नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलो चलो यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलो फटाफट कल की क्लास का रिवीजन करना है। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक विकास। जिन लोगों को देखना हो देखो, पर यहां से अब देखो, यहां चीज रिवीजन क्यों मैं क्यों करा रहा हूं? मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके ये हैबिट में आ जाए। देखो, 2 चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए। वो क्या है? एक शॉर्ट नोट्स और एक रिवीजन। अगर आपके डेली रूटीन में पढ़ना हो ना हो, उसका बहुत ज्यादा फायदा नुकसान नहीं होगा। अगर आपके जीवन में रिवीजन करना शामिल है तो आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि मुझे बहुत परफेक्ट बनना है, तो उसका एक ही तरीका है, रिवीजन। आप जितना रिवीजन करेंगे, सीखें भले ही कम चीजों को, एक किताब पढ़ें, 1 पेज पढ़ें दिन में, पर पिछले 10 पेजों का रिवीजन कर लें और 1 पेज को जोड़ें, आपकी तरक्की दिखेगी। पर आप 10 पेजों का रिवीजन नहीं कर रहे, फिर 10 पढ़ लिए, फिर 10 को छोड़ा, फिर 15 पढ़ लिए, उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। आप 10 का रिवीजन करें, फिर 1 को पढ़ लें, आपका फायदा होगा। और इस बैच में मैं कहता हूं कि सभी लोगों से मैं एक ही उम्मीद करता हूं और आपसे बस यही कहता हूं कि आप जितना भी पढ़ें, पिछले वाले को साथ लेकर ही आगे बढ़ें। अगर आपका पिछला सपाट है तो मैं कह रहा हूं कि आप आगे जा ही नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। तो पीछे की चीजों को आपको लेकर चलना है, इसलिए आपको रिवीजन की आदत डालनी है और आपको पढ़ते समय लिखने की आदत डालनी है। अगर आप पढ़ रहे हो और आपके हाथ में पेन और कॉपी नहीं है, तो यह पढ़ने का तरीका ही गलत है, इसको सुधार लो। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। ये दोनों चीजें अगर आपके अंदर आ गई तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपने आप ही पढ़ने लगोगे। तो 2 चीजें हमेशा करो, इसलिए मैं थोड़ी सी आदत डलवा रहा हूं आपकी। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था आर्थिक समृद्धि। सबको पता है समृद्धि किसको बोलते हैं? अगर धन बढ़ रहा है तो समृद्धि है। अगर धन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजें बढ़ रही हैं तो वो क्या है? विकास है। विकास कैसा होता था? मात्रात्मक, गुणात्मक होता था, और समृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती थी। समृद्धि को हम कैसे मापते थे? समृद्धि को हम उसी तरीके से मापते थे जैसे पैसा माप लेते हैं कि पैसा बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। तो फिर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, अगर ये निकाल लेते हो आप, तो आपको पता चल जाता है कितनी समृद्धि हुई। अगर आपको
विकास नापना है, तो फिर आप देखोगे कि आपके यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, विश्व खुशहाली सूचकांक कितना है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स कितना है, लिंग विषमता सूचकांक कितना है। तो फिर इस सूचकांकों के आधार पर आप क्या नापते हो, आर्थिक विकास दर को मापते हो। फिर हमने देखा था कि जो आर्थिक समृद्धि है वो कई कारकों से प्रभावित होती है। कुछ आर्थिक कारक होते हैं, कुछ गैर आर्थिक कारक होते हैं। आपके पास पैसा आ रहा, मैंने बताया था, वो पैसा बढ़ रहा है, तो वो कैसे बढ़ेगा? जब आपके पास पूंजी होगी, जब आप निवेश करोगे, जब आपके पास तकनीक होगी, जब आपके पास कुशल मानव संसाधन होगा, तब आपके पास पैसा आएगा। जब आपकी राजनीति स्थायी हो, जब आपकी राजनीतिक नीतियां अच्छी हो, जब आपके यहाँ का समाज तार्किक हो, जब आपके यहाँ का समाज आधुनिक हो, तो अपने आप आपके यहाँ पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि यूएनडीपी कहता है कि जब कभी आपके पास पैसा बढ़ रहा होता है, आपकी आर्थिक समृद्धि हो रही होती है, तो उसमें कुछ दोष होते हैं जिसको हम बोलते हैं दोषपूर्ण आर्थिक समृद्धि। वो कहते हैं कि अगर आपके यहाँ पैसा बढ़ रहा पर रोजगार नहीं बढ़ रहा, तो वो है रोजगार विहीन समृद्धि। आपके यहाँ पैसा बढ़ रहा है पर उसमें पैसा ग्राउंड लेवल पर पहुंच ही नहीं रहा है, कुछ धनिक वर्ग अमीर होते जा रहे हैं बस, तो वो होती है जड़ विहीन समृद्धि, रूटलेस ग्रोथ। अगर आपके यहां पर पैसा बढ़ रहा है पर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो फिर वो है स्वर विहीन या मूक विहीन समृद्धि। निर्मूल समृद्धि, अगर आपके पास पैसा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी, पर उससे आपकी सभ्यता और संस्कृति का पतन हो रहा है, आपके वैल्यूज का पतन हो रहा है, तो फिर वो क्या है, निर्मूल समृद्धि है, जैसे भारत में हुआ। भविष्य विहीन समृद्धि, अगर आपके यहाँ पैसा बढ़ रहा है पर आपके यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जल प्रदूषण हो गया है, मृदा प्रदूषण हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है, क्षति पहुंच रही पर्यावरण को, तो फिर ऐसी समृद्धि का क्या, ये तो रोजगार विहीन भविष्य विहीन समृद्धि है। भविष्य नहीं दिख रहा है इसमें, भविष्य खतरे में जा रहा है। जैसे आजकल सबके यहाँ कैसा विकास हुआ, सबके यहाँ ऐसे विकास हुआ, पेड़ जंगल कट गए, भविष्य खतरे में है। मानव विकास सूचकांक, हमने बताया था कि आर्थिक विकास का मापक है, क्या है ये, आर्थिक विकास का मापक है, यूएनडीपी के द्वारा 1990 में निकालना शुरू किया गया। इसमें एक स्केल बनाई जाती है 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक जब ये स्केल बनाई जाती है तो 3 आधार होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। 3 आधारों पर इसको निकाला जाता है। फिर 3 स्तर बना दिए जाते हैं, निम्न मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक। निम्न मानव विकास सूचकांक में 0 से लेकर 0.499 तक इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद 5.500 से लेकर 7.799 तक, और फिर 0.8 से लेकर 1 तक। तो इस तरीके से 3 स्तर होते हैं। आपको मैंने बताया कि 2020 में भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है, 0.645 है। इस कारण से भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश है। उसके बाद हमने बताया था कि भाई जो भी हम विकास कर रहे होते हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार के अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे होते हैं, और ये जो संसाधन हम उपयोग कर रहे होते हैं तो इससे हम अपनी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हैं। और जब हम अपनी वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं इन संसाधनों से, तो उसको बोलते हैं हम लोग विकास, असतत विकास, ठीक है। पर जब हम इन संसाधनों का उपयोग कर रहे होते हैं वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर ध्यान में ये रखते हैं कि इससे भविष्य की पीढ़ी की भी क्या जरूरतें पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को हम ध्यान में रख लें तो उसको बोलते हैं सतत विकास, और सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं तो उसको बोलते हैं असतत विकास। इसका नुकसान है बहुत सारे, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थिक नियोजन, हमने आप सभी को बताया था कि हमारे इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाला जो देश है, इसमें हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है। कैसे संसाधन है, सीमित संसाधन है, पर हमारी जो जरूरतें हैं वो कैसी हैं, हमारी जरूरतें हैं असीमित। कैसी हैं, हमारी जरूरतें हैं असीमित। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सीमित संसाधनों से असीमित जरूरतों को पूरा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मान के चलो आपको क्या करना है, आपको कुछ काम करना है, ठीक है। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है। कितना है आपके पास, 1 लाख रुपए है। आपको इस 1 लाख रुपए में एक घर बनवाना है, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपको क्लास में एडमिशन लेना है, आपको कुछ किताबें खरीदनी है, कुछ दवाई भी लेना है, ठीक है। 1 लाख रुपए है, आपको दवाई लेनी है, क्लास में एडमिशन लेना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, ये आपकी जरूरतें हैं। तो क्या आपको लग रहा है 1 लाख रुपए में आप ये सब काम कर लोगे? नहीं करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इन जरूरतों में से सबसे पहली जरूरत क्या है। सबसे पहली जरूरत आपको दिखेगी दवाई, दूसरी जरूरत दिखेगी क्लास, तीसरी जरूरत दिखेगी किताबें। घर और गाड़ी को आप ड्रॉप करोगे।
तो ये जो 1 लाख है ये है सीमित संसाधन। इन सीमित संसाधनों से, इन असीमित जरूरतों में से कुछ लक्ष्यों को तय करोगे और उनको एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करने का प्रयास करोगे। यही होता है नियोजन प्लानिंग। सब लोग करते हैं, सरकारें भी करती हैं, राज्य की सरकारें भी करती हैं, परिवार भी करते हैं और व्यक्ति भी करता है। ठीक है। नियोजन का वर्गीकरण हमने बताया था, निर्देशात्मक, आदेशात्मक, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, रोलिंग प्लान। ठीक है। चलो, इसके बाद उससे पहले क्लास में हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था में 4 आर्थिक क्रियाएं चलती रहती हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, और यही पूरी अर्थव्यवस्था को समायोजित करती रहती हैं। अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था में इनकी व्यवस्था बनाते हैं जिससे लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है। एडम स्मिथ ने कहा था ये धन का विज्ञान है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कल्याण का विज्ञान है, और लॉर्ड रॉबिन्सन ने कहा था ये दुर्लभता का सिद्धांत है। फिर उसके बाद हमने एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और जेएम कीन्स के बारे में बताया था, इनकी किताबों के नाम बताए थे, बताया था कि किस किस के जनक हैं, बताया था कि कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए। फिर हमने बताया था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसके जनक कौन है, इससे क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है, कितने क्षेत्र का किया जाता है। फिर हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उत्खनन को शामिल किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण को, तृतीयक क्षेत्र में हॉस्पिटल, ये सब, बीमा, पॉलिसी, इन सबको शामिल किया जाता है। फिर हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर नियंत्रण के आधार पर देखो तो एक पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित होती है। जहां पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है वहां पूंजीवादी, जहां पर सरकार का होता है वहां समाजवादी, जहां पर सरकार और पूंजीवादी दोनों एक साथ पाए जाते हैं वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों के हमने लाभ नुकसान बताए थे, कारण बताए। फिर बताए थे अति अल्प विकसित, जो आज तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए उनको विकास कैसे करना है। कुछ लोगों ने अभी अभी विकास करना शुरू किया है। कुछ लोग अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे पर विकास चल रहा है। कुछ लोगों ने अपने पूर्ण संसाधनों का उपयोग कर लिया, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानव संसाधन। फिर हमने देखा था बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। कुछ लोग आयात निर्यात करते ही नहीं है, वो बंद है। कुछ लोग आयात निर्यात करते हैं दूसरे राष्ट्रों के साथ, मतलब वो खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। फिर हमने देखा था कि विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कर रखा है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अगर आपकी आय $1036 से क्या है, कम है या उतनी है, तो आपको कहां रखा जाएगा, निम्न आय वर्ग वाले राष्ट्र में रखा जाएगा। अगर आपके यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1036 से लेकर $40-45 तक है तो आपको रखा जाएगा निम्न मध्यम आय वाले में। अगर आपके यहाँ के लोगों की आय 40-46 से लेकर $12,535 तक है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय, तो आपको उच्च मध्यम में रखा जाएगा। अगर 12,536 से है या उससे ज्यादा है तो आपको उच्च आय वाले श्रेणी में रख दिया जाएगा। फिर हमने देखा था बहुत सारी वस्तुएं हैं अलग अलग नामों से, बेबलिन वस्तुएं। जब इनकी कीमतें कम होती हैं तो इनकी मांग भी कम हो जाती है। फिर हमने देखा था गिफन वस्तुएं, जब कीमतें बढ़ती हैं तो इनकी मांग बढ़ जाती है। सार्वजनिक वस्तुएं जो सरकार देती रहती है, निजी वस्तुएं जो निजी हाथों में होती हैं, मिश्रित वस्तुएं जो सरकार निजी दोनों के नियंत्रण में होती हैं, मेरिट वस्तुएं निजी वस्तुएं होती हैं पर लोगों की जरूरतें होती हैं, इसलिए सरकार बजट के माध्यम से लोगों को फ्री में देती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीजें। स्थानीय वस्तुएं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं, जैसे आपके तालाब हो गए। सफेद वस्तुएं जो लग्जरी आइटम होते हैं, ठीक है। नारंगी वस्तुएं जो सीजनल होते हैं, एक सीजन में उपयोग किए जाते हैं, दूसरे सीजन में उपयोगी नहीं होते हैं। लाल वस्तुएं, रेड गुड्स, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, खाने पीने के आइटम। पीली वस्तुएं जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है, लंबे समय तक चलती हैं, दीर्घकाल तक चलती हैं। भूरी वस्तुएं, ऑडियो विजुअल आइटम्स। इंफीरियर गुड्स, ऐसे वस्तुएं, हीन वस्तुएं जो लोगों की आय बढ़ने के बाद वो लोग उनको नहीं खरीदते। जैसे आप अमीर होते जाओगे तो आप कुछ चीजों को खरीदना छोड़ दोगे, तो ऐसी चीजें जो अमीर होने पर आप उनको नहीं खरीदोगे उनको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं जो एक वस्तु की जगह पर काम आ जाए, ठीक है। आप मार्केट गए, आपको आलू नहीं मिला तो आप कुछ और ले आओगे। आप चाय पत्ती लेने गए थे, चाय पत्ती नहीं मिली तो आप कॉफी लेकर आ जाओगे। शक्कर लेने गए थे, शक्कर नहीं मिली तो गुड़ लेकर आ जाओगे। पूरक वस्तुएं, एक वस्तु खरीदने पर दूसरी वस्तु अपने आप ही लेनी पड़ती है। पेन खरीदने पर पेन क्या लेनी पड़ेगी, रिफिल लेनी पड़ेगी। गाड़ी खरीदने पर पेट्रोल डीजल लेना पड़ेगा। तो ऐसी वस्तुएं होती पूरक वस्तुएं। फिर हमने बताया था गिग अर्थव्यवस्था, शेयरिंग ऑन डिमांड इकोनॉमी। इसमें हमने बताया था कि कुछ ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जहां पर एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वो चलता है, जैसे उबेर, ये सब चीजें, ठीक है। फिर हमने बताया था डिजिटल अर्थव्यवस्था, वो इंटरनेट आधारित, डिजिटल तकनीक पर आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था, जहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि की संभावना होती है, निवेश की संभावना होती है, ग्रोथ की पॉलिसी संभावना होती है। फिर आत्मनिर्भरता जो स्वयं निर्भर है, दूसरे देशों पर आश्रित नहीं है।
समानांतर अर्थव्यवस्था, मैंने कहा था कि एक अर्थव्यवस्था में पैसा हमेशा घूमता रहता है। अगर वो पैसा वैध है तो ठीक है, पर अगर वैध पैसे के साथ साथ उस मार्केट में अवैध पैसा भी चल रहा है, इलीगल, तो उसको बोलते समानांतर अर्थव्यवस्था। भारत जैसे देश में वैध पैसा भी चल रहा है पर उसके समानांतर अवैध पैसा भी चल रहा है, और कहा जाता है कि भारत में 1/3 जो पैसा है वो अवैध है, इलीगल है, ब्लैक मनी है। तो भारत में एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है जिसमें ब्लैक मनी साथ ही साथ चल रहा होता है। टाइगर अर्थव्यवस्था, जब किसी अर्थव्यवस्था में विकास होता है, समृद्धि होती है, तो उसी के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी समृद्धि विकास होता है, तो उसको बोलते टाइगर। सरकार के पास भी पैसा बढ़ रहा है, राष्ट्र में बढ़ रहा है, लोगों के पास भी बढ़ रहा है, सरकार भी सक्षम हो रही, लोग भी सक्षम हो रहे, ठीक है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ज्ञान का केंद्र बन जाते हैं, लोगों के कौशल संवर्धन होता है, उसका प्रबंधन होता है। युवा अर्थव्यवस्था, जब अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी आबादी कैसी होती है, युवा होती है। जैसे भारत में 25 वर्ष के लोगों की संख्या 50% है, 25 से 35 की 70% है, तो इसको बोलते हैं युवा आबादी वाला देश। नव भारत अर्थव्यवस्था, उभरती हुई ज्ञान आधारित और युवा अर्थव्यवस्था, तीनों के मिश्रण को कहते हैं नव भारत अर्थव्यवस्था। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ये ऐसा माना जाता है कि जो पूंजीपति हैं उनका मानना होता है, किसका, पूंजीपतियों का मानना होता है कि ये जो सरकार है ना, इसके साथ बेहतर संबंध रखने चाहिए, सरकार के साथ बेहतर संबंध रखने चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे लोग फिर पूंजीपति क्या करते हैं, सरकार में अपने हस्तक्षेप करते हैं, धन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, इसको बोलते क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें आज तक हमने पढ़ी थी, आपका रिवीजन हुआ। क्लासें हमेशा लाइव ही होती हैं, कुछ पब्लिक होती हैं पर कुछ ऐप में प्राइवेट होती हैं जो पेड कोर्स होते हैं, ठीक है। क्लास हमेशा लाइव ही होती है, रिकॉर्डेड नहीं होती है। बस बाद में अब ये लाइव खत्म होगा तो ये आपके लिए रिकॉर्डेड हो गई ऑटोमेटिक ही, ठीक है। चलो ठीक है जी। क्लास के साथ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, पीडीएफ हम देते हैं आपको, तो जो पढ़ाते हैं वही तो आपको लिखना, वही तो शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आपको रिकॉल करने के लिए, जैसे अभी हमने ये स्लाइडों में ये यूज किया, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, ये शॉर्ट नोट्स ही तो है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको देख के हमको याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़ाया था, ये शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और भी लिखने की जरूरत है तो थोड़ा सा इसमें और हिंट लिख लो, बस यही तो शॉर्ट नोट्स होते हैं। एक तो इसकी पूरी डिटेलिंग है कि नहीं पीडीएफ में, कि ये पूरक वस्तुएं क्या होती, किनको कहते हैं, पर आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो गया, तो रिकॉल करने के लिए ये हमने बना लिया, इतना सा हमको याद आ रहा है कि अच्छा इसको ये बोलते, इसको ये बोलते हैं, बस हो गया ये, ठीक है। इसके आगे भी लिखा जाता है पर आगे नहीं लिखा, तो ये शॉर्ट नोट्स हो गए, ये शॉर्ट नोट्स है। अब अर्थव्यवस्था, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा और लिखना है तो बंद अर्थव्यवस्था में लिख दो आयात निर्यात 0, यहां पर लिख दो खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात होता है, फिर आगे की चीज आप समझ जाना, उसको पढ़ो पहले। तो जब बहुत अच्छा पढ़ोगे तभी शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ ना, कि चीजों को रिकॉल करने के लिए। अब इनको आपने पीडीएफ में से पढ़ लिया, याद कर लिया, अब ये रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट्स हो गए आपके पास, ये शॉर्ट नोट्स हैं, और क्या, ठीक है। इसी तरीके से बनाए जाते हैं शॉर्ट नोट्स, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पेज में, जो आपको रिकॉल कराते हैं चीजों को। चलो ठीक है, ओके जी, बाय, गुड नाइट।